आज रवि बहुत खुश भी था और बेचैन भी। दरअसल रवि किसी का इंतज़ार कर रहा था। हाथ में चाय की कप लिए बालकनी में बैठा रवि बेसब्री से अपनी दोनों बेटियों का इंतज़ार कर रहा था। आज वह उन्हें अपनी होने वाली पत्नी रेखा से मिलवाना चाहता था। कल वह रेखा से शादी करने वाला था। वह रेखा की तरफ प्यार भरी नज़रों से देखने लगा। उसे रेखा बहुत ही सुलझी हुई और खूबसूरत लगती थी। रेखा के लंबे स्ट्रेट बाल, आंखों में शरारत, दूध सा गोरा सा रंग और चाल ढाल और बात व्यवहार में झलकता आत्मविश्वास। रेखा के आगे विमला उसे बहुत साधारण लगती थी। वह एक घरेलू महिला थी। विमला से रवि की अरेंज मैरिज हुई थी। शुरू शुरू में रवि विमला से भी प्यार करता था, पर रवि की महत्वाकांक्षाएं काफ़ी ऊंची थी। उसने अपने करियर में तेजी से छलांग मारी। वह आगे बढ़ता गया और विमला पीछे छूटती गई। रवि ने शहर बदला, नौकरी बदली और इसके साथ ही उसकी पसंद भी बदल गई। नई कंपनी में उसे रेखा का साथ मिला। तब उसे समझ आया कि उसे तो एक बला की खूबसूरत लड़की अपना जीवन साथी बनाने को आतुर है और कहाँ वह गवार विमला के साथ बंधा पड़ा है। बस यहीं से उसका रवैया विमला के प्रति बदल गया था और 1 साल के अंदर ही उसने खुद को विमला से आज़ाद कर लिया था। पर वह अपनी दोनों बेटियों के मोह से आज़ाद नहीं हो सका था। दोनों बेटियों में अभी भी उसकी जान बसती थी। उसने रेखा को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था और अब दोनों कोर्ट मैरिज कर हमेशा के लिए एक दूसरे के होने वाले थे। पर इससे पहले रेखा ने ही इच्छा जताई थी कि वह उसकी बेटियों से मिलना चाहती है। इसलिए दोनों बच्चियों से मिलने उनके स्कूल आए थे। रवि अक्सर स्कूल में ही अपनी बेटियों से मिला करता था। तभी 4 नन्ही नन्ही आंखों ने दरवाजे से अंदर झांका तो रवि दौड़कर उनके पास पहुंचा और उन्हें सीने से लगा लिया। 10 साल की अंजू थोड़ी समझदार हो चुकी थी, जबकि 6 साल की मन्नू अभी नादान थी। रवि ने उन दोनों को रेखा से मिलवाते हुए कहा, देखो बच्चों, आज मैं आपको किन से मिलवाने वाला हूँ। ये कौन है? इनके बाल कितने सुंदर हैं। मन्नू ने पूछा तो रवि ने गर्व से रेखा की तरफ देखा और बोला, बेटी, ये आपकी मम्मी है। कल से यह आपकी नई मम्मी कहलाएंगी। कल ये आपके पापा की पत्नी बन जाएंगी। रेखा ने प्यार से बच्चों की तरफ हाथ बढ़ाया तो थोड़ा पीछे हटती हुई मन्नू ने पूछा, पर पापा, हमारी मम्मी तो हमारे पास ही है, फिर नई मम्मी की क्या ज़रूरत? पर बेटा, ये मम्मी ज़्यादा अच्छी है ना? नहीं, कभी नहीं पापा, हमें नई मम्मी की कोई ज़रूरत नहीं। हमारी मम्मी बहुत अच्छी है। और आपको पता है ना पापा, अंजू ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। क्या बेटी, बताओ। यही कि मैं आपसे नफ़रत करती हूँ। मैं आपसे नफ़रत करती हूँ सिर्फ इसीलिए। यह कहकर रोती हुई अंजू ने मन्नू का हाथ थामा और तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गई। रेखा ने जल्दी से अपने बड़े हुए हाथों को पीछे कर लिया। अपमान से उसका चेहरा लाल हो उठा था। रवि की आंखें भी पल भर में उदास हो गई। उसे लगा जैसे उसके दिल का एक बड़ा टुकड़ा आज टूट गया है। उसने रेखा की तरफ देखा और फिर आकर निढाल सा कुर्सी पर बैठ गया। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी अपनी बेटी उसे नफरत करने लगेगी। रेखा ने रूखी आवाज़ में कहा, चलो रवि, यहाँ रुककर कोई फ़ायदा नहीं। तुम्हारी बेटियाँ मुझे नहीं अपनाएंगी। लगता है तुम्हारी पत्नी ने पहले से ही उनके मन में मेरे खिलाफ जहर भर दिया है। रवि ने कुछ भी नहीं कहा। दोनों चुपचाप वापस चले गए। इधर विमला ने जब सुना कि उसका रवि दूसरी शादी करने वाला है तो वह और भी टूट गई। उसने तुरंत अपनी सास ममता देवी को फ़ोन लगाया। मम्मी, कल आपका बेटा नई बहू लेकर आ रहा है। मुबारक हो। आपकी ज़िंदगी में एक बार फिर बहू का सुख वापस आने वाला है। चुप कर बहू, तेरे सिवा मेरी ना कोई बहू है और ना कभी होगी। मैं शरीर से भले ही यहाँ हूँ, पर मेरा दिल अभी तेरे और तेरी दोनों बच्चियों के पास ही है। तू मेरी बेटी से बढ़कर है। तेरी जगह कोई नहीं ले सकता, समझी पगली? और जानती हूँ तू मेरी बेटी कब बनी थी। कब मम्मी? उस रात जब मुझे तेज बुखार था। रवि ने मेरी तरफ देखा भी नहीं, पर तूने रात भर जाग कर मुझे ठंडी पट्टियाँ लगाई थी, मेरी सेवा की थी। उसी रात मैंने तुझे अपनी बेटी मान लिया था। मम्मी, आपकी जैसी माँ पाकर मैं धन्य हो गई। आज मेरी माँ जिंदा होती तो वे भी आपका प्यार देखकर, कहते कहते वह रोने लगी तो सांस ने टोका, देख बेटी, मुझे माँ कहा है ना, फिर रोने धोने की क्या ज़रूरत। हमेशा मुस्कुराती रह मेरी बच्ची।
अपने बेटे पर तो मेरा काबू नहीं, पर दुनिया की और किसी भी मुसीबत को तेरे पास भी नहीं फटकने दूंगी। जानती है यह बात? जी मम्मी। जब मेरे पति ने मुझे तलाक दिया था तब मेरे पास कोई नहीं था। मैं उनसे कोई सवाल भी नहीं कर सकी थी। तेरे गम को मैं समझ सकती हूँ। तलाक के बाद औरत मन से बिल्कुल अकेली रह जाती है, पर तू जरा भी चिंता ना कर। तेरे साथ हमेशा तेरी यह माँ रहेगी, तेरा मानसिक संबल बनकर। सास की बातें सुन रोते रोते भी विमला के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। सास की बातों से उसे बहुत सुकून मिला। आज वह अकेली नहीं बल्कि सास का सपोर्ट उसके साथ था। विमला के अपने माँ बाप पहले ही गुजर चुके थे। एक भाई था जो मुंबई में सेटल था। 3 बहनें थीं जिनका घर इसी शहर में था, पर चारों भाई बहनों ने उससे कन्नी काट ली थी। ऐसे में तलाक के बाद उसका और उसकी दोनों बच्चियों का संबल उसकी सास ही थी, और यह उसके लिए बहुत बड़ा सहारा था। जब भी वह परेशान होती या अकेला महसूस करती तो सास से बात कर लेती। विमला ने एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर ली थी। शनिवार संडे उसकी छुट्टी होती थी। उस दिन ममता देवी जरूर आती, उसकी और अपनी पोतियों के साथ समय बिताती, उनकी हर समस्या का हल निकालती और फिर शाम तक अपने घर लौट जाती। इधर दूसरी शादी के बाद जब भी रवि ने अंजू और मन्नू से मिलना चाहा तो अंजू ने साफ इनकार कर दिया। अब उसे अपने पापा से बात करना भी पसंद नहीं था। उसने पापा के बिना जीना सीख लिया था और मन्नू को भी सिखा दिया था। वह उस पापा को कभी माफ़ नहीं कर पाई जिसने उसकी सीधी सादी माँ को छोड़कर किसी और के साथ शादी कर ली थी। वक्त इसी तरह निकलता गया। नई शादी से रवि को कोई संतान नहीं हुई थी। दिनों दिन रेखा के नखरे बढ़ते जा रहे थे। रवि का जीना मुहाल हो गया था। दोनों के बीच अक्सर झगड़े होने लगे थे। रेखा अक्सर घर से बाहर निकल जाती, रवि भी देर रात शराब पीकर घर लौटता। ममता देवी यह सब देख समझ रही थी, पर वह अपने बेटे के स्वार्थी रवैये से भी अच्छी तरह परिचित थी। इसलिए उन्हें बेटे पर तरस नहीं बल्कि गुस्सा आता था। ममता देवी को अक्सर वह समय याद आता जब पति से तलाक के बाद उनकी जिंदगी का एक ही मकसद था, और वह था रवि को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना। इसके लिए उन्होंने अपनी सारी शक्ति लगा दी थी। स्कूल टीचर की नौकरी करते हुए बेटे को ऊंची शिक्षा दिलाई, काबिल बनाया, मगर अब एहसास होने लगा था कि कितना भी काबिल बना लिया, वह रहा तो अपने बाप का बेटा ही, जो बाप की तरह ही शराबी, स्वार्थी और बददिमाग निकला। इधर ममता द्वारा विमला को अपनाने और हर जगह उसकी तारीफ किए जाने की वजह से नाते रिश्तेदारों का व्यवहार भी विमला के प्रति काफ़ी अच्छा बना रहा। रवि के चचेरे ममेरे भाई बहनों के घर कोई भी आयोजन होता तो विमला और उसकी बेटियों को परिवार के एक महत्वपूर्ण सदस्य की तरह आमंत्रित किया जाता और उनकी पूरी आवभगत की जाती। यही नहीं, रवि के विवाहित दोस्त भी विमला को अवश्य बुलाते। यह सब देखकर रवि और रेखा भुनभुनाते हुए घर लौटते। रेखा चिढ़कर कहती, देख लो, तुम्हारी रिश्तेदारी में हर जगह अभी भी मुझसे ज़्यादा विमला की पूछ होती है। लगता है जबरदस्ती मैं पहुंच गई हूँ। तुम्हारी माँ जब भी देखो विमला और उसकी बेटियों से ही चिपकी रहती है। रवि समझाने के लिहाज से कहता, बुरा तो मुझे भी लगता है, पर क्या करूँ रेखा, विमला के साथ मेरी बेटियाँ भी है ना, बस इसीलिए चुप रह जाता हूँ। एक दिन तो हद ही हो गई। रवि के एक दोस्त के बेटे की बर्थडे पार्टी थी। आयोजन बहुत शानदार रखा गया था। रवि के सभी दोस्त वहाँ मौजूद थे। रवि ने इधर उधर नजरें दौड़ाई, उसे विमला कहीं भी नजर नहीं आई। रवि ने चैन की सांस लेते हुए रेखा को कुहनी मारा और बोला, शुक्र है आज विमला नहीं है। रेखा मुस्कुराकर बच्चे को गिफ्ट देने लगी। तभी दरवाजे से विमला और उसकी दोनों बेटियों ने प्रवेश किया। विमला ने खूबसूरत सी बनारसी साड़ी पहन रखी थी और बाल खुले छोड़े थे। उसके आकर्षक व्यक्तित्व ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। रेखा जल भुन गई और रवि पर अपना गुस्सा निकालने लगी। कुछ देर बाद जब पार्टी उफान पर थी तो रवि किनारे खड़े अपने दोस्तों के ग्रुप को ज्वाइन करता हुआ बोला, यार ये थोड़ा अजीब लगता है कि तुम लोग अब तक हर आयोजन में विमला को जरूर बुला लेते हो। तुम लोग जानते हो ना कि मैं विमला से अलग हो चुका हूँ, अब उसे बुलाने की क्या ज़रूरत। एक दोस्त गुस्से में बोला, क्या बात कह दी यार, तू अलग हुआ है भाभी से, पर हम तो अलग नहीं हुए ना। उनसे हमारा जो रिश्ता था वह तो रहेगा ही ना। पर क्यों रहेगा, जब वह मेरी पत्नी ही नहीं
तो तुम लोगों की भाभी कैसे हो गई? रवि ने गुस्से में कहा तो एक दोस्त हंसता हुआ बोला, ठीक है यार, भाभी नहीं दोस्त ही सही। यही मान ले कि अब एक दोस्त की हैसियत से हम सब उन्हें बुलाएंगे। रही बात तेरी, तो ठीक है, तेरी वर्तमान बीवी यानी रेखा को भी हम न्योता भेज दिया करेंगे, मगर विमला को नहीं छोड़ेंगे, समझा? इस बात पर काफ़ी देर तक उनके बीच तू मैं होती रही। रेखा पास खड़ी सब कुछ सुन रही थी। अंदर ही अंदर उसे विमला पर गुस्सा आ रहा था। उसे महसूस हो रहा था जैसे विमला उसकी खुशियों के आगे आकर खड़ी हो जाती है। रवि और उसके बीच कहीं ना कहीं विमला अब भी मौजूद है। घर लौटते समय भी पूरे रास्ते रेखा हमेशा की तरह रवि से लड़ती झगड़ती रही। एक दिन शनिवार को जब ममता देवी बहू और पोती के साथ थी तो दोपहर में उछलती कूदती अंजू घर में खुशी आते ही उसने माँ और दादी के पैर छुए। विमला ने खुशी की वजह पूछी तो अंजू खुशी से चिल्लाई, मम्मा, मेडिकल में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए हैं और मुझे यहाँ के सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल रहा है। सच बेटी? दादी ने खुशी से पोती को गले लगा लिया, मगर विमला थोड़ी उदास स्वर में बोली, बेटा, यहाँ दाखिले में और उसके बाद पढ़ाई में कुल खर्च लगभग कितना आएगा? अब अंजू भी सीरियस हो गई थी। सोचते हुए उसने कहा, मम्मा, मेरे ख्याल से लगभग 2-2.5 लाख रुपए तो लग ही जाएगा, इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। पर बेटा, मैं इतने रुपए कहाँ से लाऊंगी? मम्मी, मेरी शादी वाली जो एफडी आपने रखी है ना, बस उसे तोड़ दो। पागल है क्या बहू? तू वैसा कुछ नहीं करेगी। पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगी। अंजू, ममता देवी ने कहा। पर कैसे मम्मी? आपके पास इतने रुपए कहाँ से आएंगे? बेटा, मैंने अपनी नौकरी के दौरान कुछ रुपए बचा कर अलग रखे थे। वे रुपए मैंने कभी रवि को भी नहीं दिए। अब उन्हें अपनी अंजू के मेडिकल की पढ़ाई के लिए खर्च करूंगी। इसका अलग ही सुख होगा। नहीं मम्मी, उन्हें आप ना निकालें। वैसे भी इस उम्र में आपको पैसे अपने पास रखने चाहिए। कल को रवि ने कुछ गलत व्यवहार किया या बिजनेस डुबो दिया तो आप? अरे नहीं बेटा, जिसके पास तेरी जैसी बेटी और इतनी प्यारी पोतियाँ हैं उसे क्या चिंता। और फिर मेरी पोती डॉक्टर बनेगी, इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। अगले दिन ही ममता देवी ने पोती की पढ़ाई के लिए रुपयों का इंतज़ाम कर दिया। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। रवि के जीवन में अब कुछ भी नहीं बचा था। रेखा के कई सालों से ऑफिस के किसी कलीग के साथ अफेयर चल रहा था। इधर रवि अब और भी ज़्यादा शराब में डूबा रहने लगा था। छोटी छोटी बात पर वह माँ पर भी बरस जाता। ममता देवी का दिल कहीं दफा करता कि सब कुछ छोड़कर चली जाए, पर बेटे का मुँह कहीं ना कहीं आड़े आ जाता। जितनी देर रेखा और रवि घर में रहते झगड़े होते रहते। ममता देवी का घर में दम घुटता। उनकी उम्र भी अब काफ़ी हो चुकी थी। वे करीब 80 साल की थी। उनसे अब ज़्यादा दौड़ भाग नहीं हो पाता। विमला के पास भी वे कई कई दिन बाद जा पाती। एक दिन उन्हें अपने पेट में दर्द महसूस हुआ। यह दर्द बार बार होने लगा। एक दिन ममता देवी ने बेटे से इसका जिक्र किया तो बेटे ने उपेक्षा से कहा, अरे माँ, तुमने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। वैसे भी इस उम्र में खाना मुश्किल से ही पचता है। पर बेटा, यह दर्द कई दिनों से हो रहा है। कुछ नहीं माँ, गैस का दर्द होगा, तुम अजवाइन फाँक लो। कहकर रवि ऑफिस के लिए निकल गया। अगले दिन भी दर्द की वजह से ममता देवी ने खाना नहीं खाया, पर रवि को कोई परवाह नहीं थी। 2-3 दिनों बाद जब ममता देवी से रहा नहीं गया तो उन्होंने फ़ोन पर बहू विमला को यह बात बताई। विमला एकदम से घबरा गई। वह उस समय ऑफिस में थी। तुरंत बोली, मम्मी, मैं अभी ऑफिस से छुट्टी लेकर आती हूँ, आपको डॉक्टर को दिखा दूँगी। अरे बेटा, ऑफिस छोड़कर क्यों आ रही है? कल दिखा देना। नहीं मम्मी, कल शनिवार है और वे डॉक्टर शनिवार को नहीं बैठते। मैं अभी आ रही हूँ। 1 घंटे के अंदर विमला आई और उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई। बेटे और बहू के व्यवहार में अंतर देखकर उनका दिल भर आया। डॉक्टर ने ऊपरी जांच के बाद कुछ और टेस्ट कराने को लिख दिए। विमला ने फटाफट सारे टेस्ट कराए और जो बात निकलकर सामने आई वह किसी ने सोचा भी नहीं था। ममता देवी को पेट का कैंसर था। डॉक्टर ने साफ साफ बताया कि कैंसर अभी ज़्यादा नहीं फैला है, पर इस उम्र में ऑपरेशन करना ठीक नहीं रहेगा। कीमोथेरेपी और रेडिएशन से इलाज किया जा सकता है। विमला ने तुरंत अपने ऑफिस में 15 दिनों की छुट्टी की अर्जी डाल दी और सांस की तीमारदारी में जुट गई। अंजू ने भी अपने संपर्कों के द्वारा
दादी का बेहतर इलाज कराना शुरू कर दिया। कीमोथेरेपी लंबी चलनी थी, सो विमला ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया, मगर उसने कभी सास को अकेला नहीं छोड़ा। उसकी दोनों बेटियों ने भी पूरा सहयोग दिया। रवि एक दो बार माँ से मिलने आया, पर कुछ मदद की इच्छा भी नहीं जताई। विमला सास को कुछ दिनों के लिए अपने घर ले आई और दिल से सेवा करती रही। अब ममता देवी की तबीयत में काफ़ी सुधार था। एक दिन उन्होंने विमला के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, मैं चाहती हूँ कि तू उस घर में वापस चले। विमला ने हैरानी से सास की ओर देखते हुए कहा, आप यह क्या कह रही हैं मम्मी? आप जानती हो ना, अब मैं रवि के साथ कभी नहीं रह सकती। कुछ भी हो जाए मैं उसे माफ़ नहीं कर सकती। पर बेटा, मैंने कब कहा कि तुझे रवि के साथ रहना होगा? मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तू अपने उस घर में वापस चले। पर वह मेरा घर कहाँ है मम्मी? वह तो रवि और रेखा का घर है। मैं उनके साथ? यह संभव नहीं मम्मी। बेटा, वह घर रवि का नहीं, तू भूल रही है। वह घर तेरे ददिया ससुर ने मेरे नाम किया था। उस 2 मंजिले खूबसूरत बड़े से घर को बहुत प्यार से बनवाया था उन्होंने, और अब उस घर को मैं तेरे नाम करना चाहती हूँ। नहीं मम्मी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। रवि को रहने दो उस घर में। मैं अपने किराए के घर में खुश हूँ। तू खुश है, पर मैं खुश नहीं हूँ बेटा। मुझे अपने घर में रहने की इच्छा हो रही है, पर अपने बेटे के साथ नहीं, बल्कि तेरे साथ। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे उस घर में ले चल। वही मेरी सेवा करना। उसी घर में मेरी पोतियों की बारात आएगी। मेरा यह सपना सच हो जाने दे बेटा। विमला की आंखें भीग गई। वह सास के गले लगकर रोने लगी। सास ने उसे चुप कराया और रवि को फ़ोन लगाया। बेटा, तू अपना कोई और ठिकाना ढूंढ ले, मेरा घर खाली कर दे। यह तू क्या कह रही है माँ? घर खाली कर दूँ? पर क्यों? क्योंकि अब उसमें मैं, विमला और अपनी पोतियों के साथ रहूँगी। अच्छा, तो विमला ने कान भरे हैं, भड़काया है तुम्हें? नहीं रवि, विमला ने कुछ नहीं कहा। यह तो मेरा कहना है। सालों तुझे उस घर में रखा, अब विमला को रखना चाहती हूँ। तुझे बुरा क्यों लग रहा है? यह तो होना ही था। इंसान जैसा करता है वैसा ही भरता है ना बेटे। तुम दोनों पति पत्नी तब तक अपने लिए कोई किराए का घर ढूंढ लो। और हाँ, थोड़ी जल्दी करना। इस रविवार मुझे विमला और पोतियों के साथ अपने घर में शिफ्ट होना है बेटे। अपना फैसला सुनाकर ममता देवी ने फ़ोन काट दिया और विमला की तरफ देखकर मुस्कुरा पड़ी। दोस्तों, छोटी सी कहानी यहीं समाप्त हो गई। कैब दरवाजे पर आ खड़ी हुई। सारा सामान बांधा हुआ तैयार रखा था। अशोक अपने कमरे में खड़ा सा उस चिर परिचित महक को अंदर अपने समेट रहा था, जो उसके बचपन की अनमोल निधि थी। अशोक के 3 वर्षीय बेटे कबीर ने इसी कमरे में घुटनों के बल चलकर खड़े होना और फिर अपनी दादी की उंगली पकड़कर पूरे घर में घूमना सीखा था। अशोक की पत्नी छाया एक जापानी कंपनी में काम करती थी। वह सुबह 8 बजे निकलती तो शाम को 7 बजे ही वापस लौटती। ऐसे में कबीर अपनी दादी के हाथों ही पला बड़ा था। नौकर दीपू के साथ उसकी खूब पटती थी, जो उसे कभी कंधे पर बिठाकर तो कभी उसको 3 पहियों वाली साइकिल पर बिठाकर सैर कराता। अक्सर शाम को जब छाया लौटती तो कबीर घर में ही न होता और छाया बेचैनी से बेटे का इंतज़ार करती। किंतु जब दीपू के कंधे पर चढ़ा कबीर घर लौटता तो नीचे कूदकर सीधे दादी की गोद में जा बैठता और तब छाया का पारा चढ़ जाता। दादी के कहने पर कबीर छाया के पास आ जाता तो ज़रूर, किंतु कुछ इस तरह मानो अपनी माँ पर एहसान कर रहा हो। ऐसे में छाया और भी चिढ़ जाती। मन ही मन इसे अपनी सास की एक चाल समझती। लगभग 5 वर्ष पूर्व जब छाया इस घर में बहू बनकर आई थी तो जगमगाते सपनों से उसका आंचल भरा था। पति के हृदय पर उसका एक छत्र साम्राज्य होगा। हर औरत की तरह उसका भी यही सपना था, किंतु उसके पति अशोक के हृदय में किसी कोने में उसकी माँ की मूर्ति भी विराजमान थी, जिसे लाख प्रयत्न करने पर भी छाया वहाँ से निकाल कर फेंक न सकी। छाया की मन की कुढ़न ने
घर में छोटे मोटे झगड़ों को जन्म देना शुरू कर दिया था, जिन्होंने बढ़ते बढ़ते लगभग कलह का रूप ले लिया था। इस सारे झगड़े झंझटों के बीच में पिस रहा था तो बेचारा अशोक, जो सीधा साधा इंसान था, वह आपसी रिश्तों को शालीनता से निभाने में विश्वास रखता था। अक्सर वह पत्नी को समझाता था कि माँ भावुक प्रकृति की हैं, केवल थोड़ी मान प्यार से ही संतुष्ट हो जाएंगी। किंतु छाया ने सास को अपनी माँ के रूप में नहीं, प्रतिद्वंदी के रूप में स्वीकारा। इन 5 वर्षों ने अशोक की माँ को एक हंसते बोलते इंसान से एक मूर्ति में परिवर्तित कर दिया। अपने चारों ओर मौन का एक कवच सा लपेटे माँ दीपू की मदद से सारे घर की साथ संभाल करती। उनके मन में किसी कोने में आशा का एक नन्हा दीप अभी भी जल रहा था कि शायद कभी बहू के नारी हृदय में छिपी बेटी की ममता जाग उठे और वह उनके गले लग जाए। किंतु छाया की बेरुखी माँ के हृदय पर नित्य कोई ना कोई नया प्रहार कर जाती और वे आंतरिक पीड़ा से तिल मिलाकर अपने कमरे में चली जाती। भरी आंखें छलके और बेटा उन्हें देख ले, इससे पहले ही वे उन्हें पोंछ डालती और एक गंभीर मुखौटा चेहरे पर चढ़ा लेती। समय इसी तरह बीत रहा था कि एक दिन अशोक को तब्दीली का आदेश मिला। शाम को माँ के पास बैठ उनके दोनों हाथ अपने हाथों में थाम अशोक ने खिले चेहरे से माँ को बताया, माँ, मेरी तरक्की हुई है और तब्दीली भी हो गया है। माँ चौंक उठी। बदली भी हो गई है? हाँ, अशोक उत्साह से भरकर बोला। बेंगलोर जाना होगा, दफ्तर की तरफ से मकान भी मिलेगा और गाड़ी भी। तुम खुश हो ना माँ? हाँ, बहुत खुश हूँ। अशोक के सिर पर माँ ने हाथ फेरा। आंखें मानो वात्सल्य से छलक उठी और अशोक संतुष्ट होकर उठ गया। किंतु शाम को जब छाया लौटी तो यह खबर सुनकर झुंझुला उठी। क्या ज़रूरत थी यह प्रस्ताव स्वीकार करने की? हमें यहाँ क्या परेशानी है? मेरी नौकरी अच्छी भली चल रही है, वह छोड़नी पड़ेगी। तुम्हारी तनख्वाह जितनी बढ़ेगी उससे कहीं ज़्यादा नुकसान मेरी नौकरी छूटने का होगा। फिर बेंगलोर नया शहर है, आसानी से वहाँ नौकर भी नहीं मिलेगा। दीपू हमारे साथ जा नहीं सकेगा क्योंकि मुंबई में उसके माँ बाप हैं। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करूँ। कैसे उल्टे सीधे फैसले कर बैठ जाते हैं आप। बैग वही मेज पर पटक परेशान सी छाया सोफे पर ही पसर गई। थोड़ी देर बाद दीपू चाय ले आया। माँ को चाय दी? अशोक के पूछने पर दीपू बोला, जी साहब। माँ जी अपनी चाय कमरे में ले गई। सुन दीपू, अचानक छाया बोल उठी, साहब की बदली बेंगलोर हो गई है, तू चलेगा ना हमारे साथ? कबीर तेरे बिना नहीं रहेगा। साहब बेंगलोर जा रहे हैं? दीपू का चेहरा उतर गया। फिर मैं क्या करूँगा? मेरा बाप मुझे इतनी दूर नहीं भेजेगा। तेरी पगार बढ़ा देंगे। छाया त्योरी चढ़ाकर बोली। फिर तो भेजेगा ना तेरा बाप? नहीं दीदी जी, पगार की बात नहीं, मेरी माँ भी बीमार रहती है। तो ऐसा कह कि तू ही जाना नहीं चाहता। छाया गुस्से से भर उठी, वहाँ से उठ गई। फिर अगले कुछ दिन बड़ी व्यस्तता के बीते। अशोक को 1 महीने बाद ही बेंगलोर पहुंचना था। सो यह तय हुआ कि छाया 1 महीने का ज़रूरी नोटिस देकर नौकरी से इस्तीफ़ा दे और पति के साथ ही चली जाए, जिससे दोबारा आने जाने का चक्कर न रहे। अशोक ने पत्नी को समझाया, कबीर अभी छोटा ही है, वहाँ किसी स्कूल में दाखिला मिल जाएगा। मम्मी तो साथ होगी ही, जैसे यहाँ सब कुछ संभालती हैं वहाँ भी संभाल लेंगी। बाद में कोई नौकर भी ढूंढ लेंगे, जिससे कि माँ पर ही सारे काम का बोझ ना पड़े। इन्हीं सारे फैसलों के साथ दिन गुजरते गए। घर में सामान की पैकिंग का काम शुरू हो गया। अशोक के ऑफिस की ओर से एक पैकिंग कंपनी को आदेश दिया गया था कि वे लोग सारा सामान पैक करके ट्रक द्वारा बेंगलोर भेजेंगे। घर की ज़रूरतों का लगभग
सारा सामान पैक हो चुका था। फर्नीचर, बेड, रसोई का सामान, फ्रिज, टीवी आदि बड़े बड़े लकड़ी के बक्सों में बंद होकर ट्रक में लादा जा रहा था। अब बचा था तो केवल अपनी निजी ज़रूरतों का सामान, जैसे पहनने के लिए कपड़े आदि, जो उन्हें अपने साथ ही ले जाने थे। कुछ ऐसा सामान भी था जो अब उनके काम का नहीं था, जैसे मिट्टी के तेल का स्टोव, लकड़ी का तख्त, कुछ पुराने बर्तन आदि। इन्हें वे दीपू के लिए छोड़े जा रहे थे। गृहस्थी में चाहे अनचाहे न जाने ऐसा कितना सामान इकट्ठा हो जाता है जो इस्तेमाल न किए जाने पर भी फेंकने योग्य नहीं होता। ऐसा सारा सामान वे दीपू को दे रहे थे। आखिर 5 साल से वह उनकी सेवा कर रहा था, उसका इतना हक तो बनता ही था। छाया की इच्छा थी कि मकान रेंटल पर चढ़ा दिया जाए, किंतु अशोक ने मना कर दिया। मुंबई में मकान रेंटल पर चढ़ाकर किराएदार से वापस लेना कितना कठिन होता है, मैं अच्छी तरह समझता हूँ। इसलिए अपने सोनू के चचेरे भाई को एक कमरा अस्थायी तौर पर रहने के लिए दे रहा हूँ, जिससे मकान की देखभाल होती रहे। उस लड़के का नाम रोशन था। भला सा लड़का था। 4 महीने पहले ही पढ़ाई के लिए मुंबई आया था। बेचारा रहने की जगह ढूंढ रहा था। साफ सुथरा कमरा पाकर खुश हो गया। इन सब झंझटों से छुट्टी पाकर अशोक माँ के कमरे में गया और बोला, लाओ माँ, तुम्हारा सामान मैं पैक कर देता हूँ। किंतु माँ किसी मूर्ति की तरह गंभीर बैठी थी। शांत स्वर में बोली, मैं नहीं जाऊंगी। बेटा। क्या? अशोक मानो आसमान से गिरा। क्या कहती हो माँ? हम तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर जाएंगे भला? अकेली कहाँ हूँ बेटा, माँ भरे गले से बोली। दीपू है, रोशन है, लेकिन वे सब तो गैर हैं। अपने तो हम हैं जिन्हें तुम्हारी देखभाल करनी है। हम तुम्हें कैसे अकेला छोड़ दें? अपना कौन और पराया कौन? माँ की आवाज़ मानो हृदय की गहराइयों से फूट रही थी। जो प्यार करे वही अपना, जो ना करे वह पराया। नितांत सादगी से कहे गए माँ के इस वाक्य की मार से अशोक मानो तिलमिला उठा। वह बोझिल हृदय से बोला, छाया की दोषों की सजा मुझे दे रही हो माँ? नहीं रे, ऐसा क्यों सोचता है? मैं तो तेरे सुख की राह तलाश रही हूँ। तुम्हारे बिना कैसा सुख माँ? और अशोक कमरे से बाहर निकल गया। छाया को जब यह बात पता चली तो अपने चिर परिचित व्यंग्यपूर्ण अंदाज में बोली, अब यह आपका कौन सा नया नाटक शुरू हो गया? किस बात का नाटक? माँ का स्वर दृढ़ था। सीधी सी बात है, मैं नहीं जाना चाहती। लेकिन क्यों? क्या मेरी इच्छा का कोई मूल्य नहीं? यह इच्छा की बात नहीं है। मुझे परेशान करने की आपकी एक और नई चाल है। आप खूब समझती हैं कि दीपू साथ नहीं जा रहा। कबीर आपके बिना रहता नहीं। उस नई जगह में मुझे अकेली सब संभालने में कितनी परेशानी होगी, इसलिए मुझसे बदला ले रही हैं आप। बदला तो मैं गैरों से भी नहीं लेती छाया। फिर तुम तो मेरी अपनी हो, बेटी हो मेरी। जिस दिन तुम्हारी समझ में यह बात आ जाए, मुझे लेने आना, तब चलूँगी तुम्हारे साथ। इतना कहकर माँ कमरे से बाहर चली गई। रात को अशोक के कमरे से बहू की ऊंची आवाज़ बाहर तक सुनाई दे रही थी। सारी दुनिया को दिखाना है कि हम उनको साथ नहीं ले जा रहे हैं। हमारी बदनामी होगी, इसका भी ख्याल नहीं। पत्नी का व्यवहार अब अशोक की सहन शक्ति की सीमाएं तोड़ रहा था। आखिर उसने साफ बात कह ही डाली, दरअसल तुम्हें चिंता माँ की नहीं, बल्कि इस बात की है कि वहाँ दीपू भी नहीं होगा और माँ भी नहीं। फिर घर का सारा काम तुम कैसे संभालोगी? तुम्हारी सारी परेशानी इसी बात को लेकर है। अंत में यह तय हुआ कि अगले दिन सुबह जब कबीर सोकर उठे तो उसे समझाया जाए कि दादी को साथ चलने के लिए राजी करें। उनकी उड़ान का समय शाम का था और माँ के सामान की पैकिंग के लिए
इतना समय काफ़ी था। दूसरे दिन सुबह होते ही अपनी ऊनिंदी आंखें मलता मलता कबीर दादी की गोद में जा बैठा। दादी माँ, जल्दी से तैयार हो जाओ। तैयार हो जाऊं? भला क्यों? पोते के दोनों गाल चूम चूम कर दादी निहाल हुई जा रही थी। मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। माँ की समझ में सारी बात आ गई। धीरे से कबीर को गोद से नीचे उतार कर बोली, पहले जाकर नहाओ और दूध पियो। कबीर उछलता कूदता कमरे से बाहर भाग गया। थोड़ी थोड़ी देर में बेटा बहू किसी न किसी बहाने से माँ के कमरे में यह देखने के लिए आते जाते रहते कि वे अपना सामान पैक कर रही हैं या नहीं। किंतु माँ के कमरे में सब कुछ शांत था। वे तो रसोई में मिट्टी की तेल वाले स्टोव पर उन लोगों के लिए दोपहर का खाना बनाने में व्यस्त थीं। वे अशोक और कबीर की पसंद की चीज़ें दीपू की मदद से तैयार कर रही थी, जो थोड़े बहुत पुराने बर्तन उन लोगों ने छोड़े थे। उसी से वे अपना काम चला रही थी। माँ को पता भी ना चला कि कितनी देर से अशोक रसोई के दरवाजे पर खड़ा उन्हें देख रहा है। छाया भी उसी के पीछे खड़ी थी। सहसा माँ की दृष्टि उन पर पड़ी और एक पल को मानो उनका उदास चेहरा खिल उठा। ऐसे क्यों खड़े हो तुम दोनों? माँ पूछ बैठी। क्या आप छाया को माफ़ नहीं कर सकती माँ? बुझे स्वर में अशोक ने पूछा। आज तक और किया ही क्या है बेटा, माँ बोली। लेकिन बिना किसी प्रयत्न के अनायास मिला प्यार मूल्यहीन हो जाता है। इस बात को समझो बेटा। तुम्हारे और कबीर के बिना रहना मेरे लिए भी आसान नहीं है, लेकिन इस समय शायद इसी में हम सबकी भलाई है। अकेले घर संभालने में छाया को परेशानी तो होगी, लेकिन धीरे धीरे वो सीख जाएगी। दीपू के हाथ में खाने की प्लेट देकर माँ रसोई से बाहर आ गई। हाथ धोकर उन्होंने अपने कमरे में बिछे लकड़ी के तख्त पर खाना लगा दिया। दाल पूरी देखते ही कबीर खुश हो गया। मीठे में माँ ने खीर बनाई थी, जो अशोक और छाया दोनों को पसंद थी। सब लोग एक साथ खाना खाने बैठे। माँ के हाथ का खाना अब न जाने कब मिले, यह ध्यान आते ही मानो अशोक के गले में पूरी का कौर अटकने लगा। किसी तरह 2-4 कौर खाकर वह पानी का गिलास लेकर उठ गया। कैब में सामान रखा जा रहा था। माँ निर्विकार भाव से मूर्ति बनी बैठी थी। उनके पैरों के पास दीपू बैठा हुआ था। कभी वह अपने साहब को देखता और कभी माँ जी को, मानो समझना चाह रहा हो कि जो कुछ भी हो रहा है वह अच्छा है या बुरा। माँ के पांव छूते समय अशोक के हृदय की पीड़ा उसके चेहरे पर साफ उभर आई। वह भरे गले से बोला, मैं हर महीने आऊँगा माँ, चाहे एक ही दिन के लिए आऊँ। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा। तुम्हारा घर है बेटा, जब जी चाहे आओ, लेकिन मेरी चिंता मत करना। क्या आप सचमुच ऐसा सोचती हैं कि यह संभव है? कहते कहते अशोक का स्वर भर्रा उठा। माँ के पैरों के पास बैठा दीपू उठकर अशोक के सामने आ गया और दोनों हाथ जोड़कर बोला, आप माँ जी की चिंता ना करें साहब, मैं हूँ ना, सब संभाल लूँगा। आप हर महीने खुद ही आकर देख लेना। एक भरपूर नज़र उस 20 साल के दीपू पर सहसा डाल अशोक ने उसे चिपटा लिया। उस पल, उस घड़ी छाया उसकी दृष्टि में मामूली सी हो उठी थी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहीं समाप्त हो गई। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।